परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए आप सभी विद्वत जनों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूं और आयोजकों को मैं ये कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का विषय समसामयिक है। कोरोना का आर्थिक और पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आर्थिक व्यवस्था में प्लस, आर्थिक व्यवस्था में माइनस हुआ है और पर्यावरण में प्लस हुआ है। इसको मैं अगर समीकरण बनाऊं तो प्लस माइनस होकर के इसका रिजल्टेंट जो आया है वह संतुलन है। और यही निष्कर्ष है कि प्रकृति माँ हमको ये सिखाना चाहती है कि तुम अपना जीवन संतुलित बनाओ। आज पूरी दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या निवास करती है और इस सृष्टि का सर्वोच्च उत्कृष्ट प्राणी है वह मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य के पास में डेवलप्ड इंद्रियां हैं, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है और डेवलप्ड आत्मा है। बाकी जो 84 लाख जीवा योनि के पास में ये फैसिलिटी किसी भी ग्रुप के प्राणियों में नहीं है। इसीलिए मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह इस सृष्टि को, इस दुनिया को सही तरीके से संतुलित रह करके डिसिप्लिन्ड वे में एक अच्छा जीवन जी करके और इस सृष्टि को स्वर्ग बनाए। अब प्रश्न ये है कि कोरोना कोविड-19 क्यों आया? कोरोना तो वायरस का नाम है और कोविड-19 WHO ने महामारी घोषित की है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये आई क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम परिवर्तन है और हर 100 वर्षों के बाद के अंदर ये महामारी आती रही है। आप पुराना इतिहास उठा करके देखिए कि हर 100 वर्ष के बाद में अलग अलग तरह की महामारी आती रही है। ये महामारी आने का कारण ये है कि व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा जब लोभ की प्रवृत्ति बन जाती है, जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और इस प्रकृति माँ, इस नेचर के जो 5 घटक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 घटकों का जब वो दोहन करने लग जाता है, असंतुलन पैदा करता है, तो उसको संतुलित करने के लिए महामारी आती है। महामारी एक लेसन है और लेसन किसको है? ये मनुष्य को है। क्यों? बाकी तो पशु पक्षी और जीव जंतु बेचारे अपना एक संतुलन, जो एक लिमिटेड जीवन जीते हैं। ये जो सबसे ज्यादा आकांक्षा होती है ये मनुष्य में होती है। प्रकृति माँ ये कहती है कि मेरे पास में 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी हैं, उन सब का भरण पोषण करने के लिए मेरे पास में प्रचुर मात्रा में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सारी व्यवस्था है। क्योंकि हम सब जितने भी जीव जंतु हैं इस सृष्टि के अंदर उन सब को जन्म देने वाली हमारी नेचर माँ है, हमारी प्रकृति माँ है जो पंचभूतात्मक है। और लेकिन वो ये कहती है कि इंसान इतना चालाक है कि वह उसको अगर पूरी धरती का, मेरा पूरा जितना भी कोश है वो व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को दे दिया जाए तो एक भी व्यक्ति नहीं दाबता। यानी व्यक्ति की इच्छाएं वो आकाश के समान अनंत है। इसीलिए ये प्रकृति माँ को लेसन देती है, झटका देती है कि जैसे कोई बच्चा माँ का कहना नहीं मानता है तो माँ उसको कई बार पीट देती है, उलाना देती है, कड़ा लफ्ज कहती है ताकि कि वो रास्ते पर आ जावे। तो हमको रास्ते पर लाने के लिए, संतुलन बिठाने के लिए ये कोरोना और या कोविड-19 आया है। इससे हमें सबक लेकर के हमारे जीवन को अच्छा बनाना होगा। अब जो आज का विषय है
कि आर्थिक व्यवस्था और दूसरा पर्यावरण। देखिए कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है, जो कि आज विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति मानी जाती है, और भारत विश्व का धर्म गुरु देश रहा है और आज भी है। आज होने का कारण हमारे पास में दो बड़े बड़े टूल है कि 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष महात्मा गांधी के जन्मदिन को विश्व के 210 देश जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और अहिंसा जो है हमारे भारतीयों के ब्लड के अंदर, रोम रोम के अंदर समाई हुई है। दूसरा, योग भारत की कृति है। तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 210 कंट्रीज के सामने ये रखा कि अगर विश्व को स्वस्थ रखना है तो भारतीय जो संस्कृति जो हजारों हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों ने जो भारत की कृति योग है उसका पाठ पढ़ाया, उसका दर्शन दिया, उसको जिया, प्रकृति की गोद में रहा, और उसने जो प्रारंभ से लेकर के और अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष है, मुक्ति है, जो कि ब्लिस है, जहां परमानेंट आनंद की स्थिति और हर व्यक्ति वो स्थिति चाहता है, उस तक योग से प्राप्त किया। तो अब देखिए, जब हमारी इतनी ऊंची संस्कृति है और उस संस्कृति को हमारी लाइफ स्टाइल जो कि आर्थिक व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है, वो हमारी लाइफ स्टाइल को जो है हमारे ऋषि मुनियों ने 4 भागों में बांटा: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम का मतलब आकांक्षा, अभी मैंने आकांक्षा की बात की। आकांक्षा जो है अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और दूसरी जो अर्थ है, काम के पैदा होने से काम की पूर्ति करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, जिसकी कि आज हम सारी व्याख्या कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। और तीसरा हमारा ब्रिज है। इन दोनों शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा मंजिल है, जो कि मुक्ति है, जो ब्लिस है, जो परमानेंट सुख है, जो कि मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, दूसरा प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतना डेवलप्ड नॉलेज नहीं है। तो हम साध्य की ओर जाना चाहें, उस दोनों के ये शरीर की आवश्यकताएं, काम और अर्थ, तो हमारा जो धर्म है वो ब्रिज है। धर्म के माध्यम से हम मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें आई है वो हमारी आर्थिक व्यवस्था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना ने, कोविड-19 ने हमारी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। हमारी का मतलब पूरे विश्व के 210 कंट्री की अर्थव्यवस्था को पूरा का पूरा जो है ध्वस्त कर दिया है। और ये कई आंकड़े मेरे पूर्व जो है वक्ताओं ने दिए, तो मैं उस आंकड़ों में नहीं जाता हूं, मैं कारण और निवारण में जाना चाहता हूं, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। ये जो कोविड-19 कोरोना आया है उसका कारण है, उसका कारण ये है कि हमने अनुशासनहीनता की, हमने पृथ्वी माँ का दोहन किया, और 5 हमारे बेसिक एलिमेंट जिससे हमारा शरीर बना है, जिससे हमारा भरण पोषण होता है, जिससे हम जीवन के सारे कार्य करते हैं, और अंत समय में भी ये हमारे 5 तत्व, ये पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है। तो 5 भूत 7.8 अरब की जो मनुष्य की जनसंख्या है, वैसे तो समस्त प्राणियों के लिए है। मैं दूसरे प्राणियों की बात इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि वो बेचारे न तो पर्यावरण को दूषित करते हैं, न अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी दखल अंदाजी करते हैं। दखल अंदाजी मनुष्य करता है। तो हमने जो है इन पंचभूतों के साथ अन्याय किया, इसलिए आया है। और देखिए, कोरोना ने हमको क्या सिखाया कि जान है तो जहान है। आप जीडीपी बढ़ा लेंगे और अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करेंगे, भोगेगा कौन? ये तो हमारी वर्तमान सरकार है। और हमें बड़े फक्र के साथ में हम कहते हैं कि हमको ऐसे दिमाग वाले जो है प्रधानमंत्री मिले हैं, सूझबूझ के धनी मिले हैं। ये दुनिया ने जब सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में रहना, एक्शन नहीं लिया,
तभी से उन्होंने 23 मार्च से जो है इस विधा को हमें अच्छी तरह से सिखा दिया है, और वो हमारे हृदय के और हमारे शरीर के हर कण कण के अंदर समा गया। अगर ये विधा हमको नहीं सिखाते तो हमारी क्या हालत होती। हमारे पास मेडिकल सुविधा कहाँ है इतनी, हमारे पास में इतनी फैसिलिटीज कहाँ है। ये तो 130 करोड़ का देश है, तो इतनी हम सुविधाएं कहाँ से लाएंगे। हम तो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, पर ये ईश्वर की कृपा है और प्रधानमंत्री की सूझबूझ के स्टेप के कारण हमें बड़ा फक्र है, बड़ी खुशी है कि आज हमारी सोशल डिस्टेंसिंग, अन्य अन्य जो हमारे मास्क है वगैरह है और हमारा लॉकडाउन है, इन सब साधनों से डेथ रेट कम है। तो प्रश्न ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था तो वापस ठीक हो जाएगी, लेकिन अब ये है कि ये जो हमको सबक दे करके जा रहा है और इसने प्रकृति ने करके दिखा दिया। देखिए ये सब करने वाली प्रकृति है, और जो कोरोना है ये भी एक प्रकृति का अंग है। प्रकृति के बाहर कुछ भी नहीं है, दुनिया के बाहर कुछ नहीं है, ब्रह्मांड, कॉस्मोस, पर्यावरण के बाहर कुछ भी नहीं है। कोरोना भी उसका भाग है, कोरोना तो एक निमित्त है, लेकिन भेजने वाली प्रकृति माँ है, और वो हमको एक सबक देने के लिए भेजा है कि आपकी लाइफ स्टाइल बिगड़ गई है, उस लाइफ स्टाइल को सुधारो। जैसा मैंने तुम्हारे को जन्म दे करके भेजा था और ये कहा था कि तो मैं तुम्हें 100 साल की उम्र देती हूँ, 100 साल तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्रोवाइडेड तुम प्राकृतिक जीवन जियोगे, मेरी गोद में रहोगे, मेरे नियमों का पालन करोगे, अनुशासन के अंदर रहोगे, परस्पर ग्रोह जीवानाम की बात करोगे, लिव एंड लेट अदर्स लिव की बात करोगे, वसुधैव कुटुंबकम की बात करोगे, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता जैसी जैसी हमारे मूल्य है। प्रकृति माँ ने हर प्राणी को जन्म दे करके ये बताया है कि तुम मूल्यों की उपासना करोगे, प्रकृति की उपासना करोगे, तुम्हारा क्या, किसी भी प्राणी का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन हमने परवाह नहीं की, हमने अपनी अर्थव्यवस्था का मानक ऐसा बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमरिंग करें। जो हमारी वेस्टर्न लाइफ स्टाइल थी वो कंज्यूमरिंग की लाइफ स्टाइल है, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल क्या है कि वो संतोषम सुखम, संतोष में सुख की बात को करता है, और हम संतुलन में विश्वास करते हैं, हम अर्जन के साथ में विसर्जन के अंदर विश्वास करते हैं, हम प्राणी मात्र की सेवा करने में विश्वास करते हैं, हम परोपकार में विश्वास करते हैं। तो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते हैं। और बेसिकली देखिए कि व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये 5 भूत मूल सुविधाएं आराम से जिस व्यक्ति को मिल जाती है तो वो अपना सर्वाइवल कर देता है। और इसके उपरांत जितना भी उसका अर्थ बढ़ता है तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, कृष्ण भगवान ने, हमारे भगवान राम ने और महावीर ने और जो है गौतम बुद्ध ने यही बताया कि तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद तुम संग्रह मत करो, तुम उसका लोक कल्याण, जगत के भले के लिए लागू करो। यही एक अर्थव्यवस्था का संबंध है। पर देखिए ये तो सारी बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भारत की बात करें तो भारत के अंदर 3 तरह के वर्ग हैं। एक तो वर्ग होता है मजदूर वर्ग या हैंड टू माउथ वर्ग है, दूसरा मध्यम वर्ग है, और तीसरा उच्च श्रेणी का वर्ग है। उच्च श्रेणी के पास में बहुत संपत्ति है, लेकिन वो होंगे कितने, 5 या 10% लोग, तो कोई मायना नहीं रखता 90% के अंदर। लेकिन जो मध्यम वर्ग का लोग है वो 50% ही भी ज्यादा है, लेकिन जो रोज कमाओ रोज खाओ वाले लोग हैं वो बेचारे कितने प्रभावित हुए। हमने देखा कि जिन शहरों के अंदर वो करोड़ों लोग जब लॉकडाउन लगा तो काम करने वाले था बच्चों को गोद पे उठा के 500-700 किलोमीटर बिना किसी भी रिस्क की परवाह किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में अपने घर के प्रति एक लगाव है और वो सुकून महसूस करते हैं। ये हमारी माइथोलॉजी, हमारी एक भावना है, हमारी ये सेंटिमेंट्स है
कि घर के अंदर हमारी सुरक्षा है, चाहे झोंपड़ी हो, वो अपने घर के अंदर आए और वो लोग सारी समस्याओं का हल करके वो अपने घर आए। तो वो बेचारे वो जो लोग हैंड टू माउथ हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं, और सरकार ने भी बड़ी सूझबूझ के साथ उनको कई कई तरह के पैकेज दिए हैं और दे रही है, और सब कुछ अच्छी व्यवस्था होगी। और हमें भी देखिए इस कार्यकाल के अंदर हमें उन लोगों के तरफ सबसे ज्यादा देखना है जो आर्थिक दृष्टि से, अर्थव्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अब मध्यम वर्ग की बात करें तो मध्यम वर्ग के लिए हमारे कोरोना काल ने ये सिखाया है। देखिए उच्च वर्ग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टी मिलियनर है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले हैं, तो वो तो एक्सेप्शन से, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम जैसे जो मध्यम वर्ग के लिए उनको कोरोना ने ये सिखाया तुम एक आदर्श संतुलन जीवन जियो, जीवन इतना जियो कि तुम ज्यादा लालसाएं मत रखो, तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को कम करो। सबसे ज्यादा कोरोना ने ये सिखाया है कि आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी अगर आप रिक्वायरमेंट्स को कम करते हो। और सबसे बड़ा इंसान के लिए जो दुख का कारण होता है उसकी आकांक्षा है, उसकी लालसा है, उसकी तृष्णा है। तो हमें इस कोरोना से सबक लेना है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। और रहा सवाल कि हम गृहस्थी है तो हमारे बाल हैं, बच्चे हैं, तो देखिए बाल बच्चों के लिए कहा जाता है कि पूत कपूत का धन संचय। अब कोरोना ये जो नया जीवन, नई स्टाइल, नई लाइफ स्टाइल के बारे में हमको सजग कर रहा है, वो ये बता रहा है कि आपकी 1 2 3 जो भी संतान है उनको इतना सुदृढ़ पढ़ा के लिखा करके, उनके आचार दे करके, और उनके अंदर इतना साहस भर दो कि वो जब कभी भी अपना गृहस्थ जीवन पूर्ण करके और आगे कदम रखे तो अपने तुरंत ही पैरों पर खड़े हो जावे, किसी पे आश्रित न रहे। तो ये हमको सबक सिखाया गया है। और इससे हमारी आर्थिक आने वाले समय, अभी हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही ध्वस्त है, इसके अंदर कोई दो मत नहीं है। कितने कितने आंकड़े बताए गए हैं, मैं उससे उसकी बात को, उनकी बात का समर्थन करता हूं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब हमको करना क्या है। अब हमको सारा एनालिसिस ये करना है कि जो वर्तमान की मौजूदा स्थिति है क्यों खड़ी हुई है, ये संतुलन पैदा करने के लिए हुई है, नए तरीके से जीवन जीने के लिए हुई है, नया नजरिया से जीना पड़ेगा, और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हमें ऐसा डेवलपमेंट करना पड़ेगा हर हाथ को रोजगार मिले। अब सरकार भी समझने लग गई है कि महात्मा गांधी ने आजादी के पहले कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सारी बातें बताई थी, तो वो क्या क्या चीजें सरकार की सोच रही है। यानी हम पुराने सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं कि हमारी जो शहरों में भीड़ है वह भीड़ गांवों की तरफ जाए। आज गांव उजड़ हो गए, खाली कहने को रह गया कि 80% जो है वो गांवों के अंदर आबादी रहती है। भारत का हृदय जो है गांव है, कहने की बातें हो गई, गांव उजड़ गए। तो कोरोना हमें सबक दे रहा है कि आप अब ज्यादा से ज्यादा अपने घरों की ओर प्रस्थान करो। उन्होंने दिखा दिया, प्रकृति ने, अब मैं पर्यावरण पे भी आता हूं, प्रकृति ने हमको 4-5 महीने घर में लॉकडाउन करके, क्योंकि इस सृष्टि का सबसे नटखट प्राणी है वह इंसान है। प्रकृति जानती है कि ये तो अपने आप को प्रकृति का मालिक समझता है, और ये तो कहता है कि प्रकृति मेरी जेब के अंदर है और मैं इस दुनिया का राजा हूं। तो उसने उसको लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन करके उसको बालकनी में बिठाया एवरीडे कि तू देख ले कि जलंधर से, चंडीगढ़ से जो है वो हिमालय की चोटी नजर आ रही है। अरबों रुपए हमने गंगा जमुना को साफ करने के लिए खर्च किए, जो रिजल्ट नहीं आया वो 3-4-5 महीने में मां ने करके दिखा दिया। और जब दिल्ली के अंदर और कानपुर जैसे शहरों में हम सांस नहीं ले सकते थे, वो मां कह रही है तो आराम से सांस ले। यानी हमारे जो 5 घटक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनसे हम जन्मे हैं, जिनसे हमारा पालन पोषण हो रहा है, जिनसे हम, चाहे अर्थ की व्यवस्था हो,
चाहे कोई भी व्यवस्था हो हमारे जीवन की, सब उससे पोषित हो रहे हैं। तो हम उस पर्यावरण के बहुत ऋणी हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको कि हमारे ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है कि जो पूजा जाता है, उसके नीचे भगवान की मूर्ति रखी जाती है। क्यों पूजा जाता है? पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन प्राणवायु लेता है और हमारी अशुद्धि कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बना करके भीतर लेता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। जितनी भी पेड़ पौधे वनस्पतियां सब जीव जंतु है, सब हमारे मित्र है, प्रकृति का संतुलन करते हैं। ये कोरोना या कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे जो जीव हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो प्रकृति ने क्रिएट किया हमको सबक करने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन प्राय जीव जंतु हमारे हितैषी है, हमारे मित्र है, तो उनकी रक्षा करना इंसान का कर्तव्य है। तो आज हमारा पर्यावरण अच्छा हुआ तो हमको घर में बिठा करके लॉक करके और कहा तुम बालकोनी में जाकर के मैं तेरे को नजारा दिखाती हूँ कि तब जब मैं तेरे को उन्होंने हमारे को जेल में डाला कि मैं तेरे को अपराधी, तू अपराधी है, तेरे को बाहर खुला छोड़ दूंगी तो तू जाकर के डकैती करेगा, हत्या करेगा। कहने का अर्थ यह है कि तू इन पांचों को जो मेरे एलिमेंट्स है उनको जो है पॉल्यूट करेगा, इस कारण तेरे की, और तू सबक ले ले। अगर तू सबक ले लेता है तो मेरी प्रिय संतान है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और तेरे को सबक सिखाने के लिए सब कुछ किया है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि पर्यावरण के अंदर बहुत बहुत प्लस हुआ है, अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बहुत माइनस हुआ है, लेकिन हम रिजल्टेंट देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, इस हमारी जो पृथ्वी जो घूमती है उसका मूल सिद्धांत है कि वो अपनी धुरी में क्यों घूमती है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स है। आपने कभी देखा होगा कि आप थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं और दूसरे हाथ से जो अपने हाथ को धक्का दे करके सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर में ले आते हैं, तो आप टॉपल नहीं होते, गिरते नहीं हैं। तो ये हमारी प्रकृति भी बिल्कुल यही करती है कि जहां जहां असंतुलन है उसको दूर किया जाए, और दूर करके, और वो तो करुणा की सागर है, वो तो हमारी माँ है। माँ अपनी संतान को थप्पड़ मार सकती है, कभी हत्या नहीं कर सकती, किसी को दुखी नहीं कर सकती है। तो हमको ये सबक दिया जा रहा है, तो हम उस सबक हम लेवें, और कुल मिला करके हमें ये जितनी हम आज कॉन्फ्रेंसेज करेंगे उन सब का निष्कर्ष ये निकालें, अपने जीवन को अच्छा सुधारेंगे। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई है तो हम क्या करेंगे कि हम ज्यादा काम करेंगे। पहले हम 6 घंटे काम करते हैं, आज तो कोरोना ने सिखा दिया वर्क एट होम। जो ऑनलाइन पर काम करने वाले हैं और जिन्होंने विज्ञान के साधनों का उपयोग लिया है, वो आज निरंतर अपना काम उसी रूप के अंदर कर रहे हैं। आज हमारी सरकार जो है उनका हमारे लोगों के साथ में या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोगों के साथ के अंदर इंटरेक्शन में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने विज्ञान के साधनों का उपयोग किया। तो वर्क टू होम फॉर्मूला मिला। ये कहां से मिला है? ये कोरोना से मिला हुआ है। तो हम ज्यादा मेहनत करेंगे और इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे, लेकिन पटरी पर लाने से कुछ नहीं होगा। आपको जो जो सबक इस समय के अंदर दिए गए हैं उन सब का पालन करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ ये होता है, ये फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, हमारे के अंदर मनोभाव नहीं आना चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति की दूरी बढ़ सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि मतभेद हो सकता है, क्योंकि अपना अपना स्वतंत्रता है विचार करने की, लेकिन मनोभेद नहीं होना चाहिए। तो हम एज ए होल जितने भी इंडियन है, अगर भारत की बात करूं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंडिविजुअल लेनी पड़ेगी। और आप देखिए आने वाला समय है वो ये आपको सिखा रहा है, और हमने चालू कर दिया है कि हम आत्मनिर्भर भारत बने।
यानी वही पुराना सिस्टम, मोची मोची का काम करेगा, दर्जी दर्जी का काम करेगा, खाती खाती का काम करेगा, बनिया बनिया का काम करेगा, तो हम पुनः ही जो उतने सुखी हो जाएंगे। आज आप देखिए कि आज विज्ञान चरम सीमा पे, और हम इतनी बात कर रहे हैं। हमारे 40-50 साल पहले हमारे जितने बाप दादा थे, वो क्या आज हम ज्यादा सुखी हैं या वो ज्यादा सुखी है? क्योंकि अल्टीमेटली आप कितनी भी अर्थव्यवस्था को बढ़ा दो, कितना ही कंज्यूमरिज्म कर दो और कितना भी कर लो, लेकिन भीतर आपके आनंद नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, तो ये शरीर एक कंकाल रूप में है। तो 7.8 अरब की जनसंख्या का मुख्य उद्देश्य आनंद है, प्लेजर है, हैप्पीनेस है। उसके घटक हमारी अर्थव्यवस्था है और उसका बड़ा घटक पर्यावरण है, क्योंकि हमारा जो मेन जो फूड आता है वो पर्यावरण से आता है। क्योंकि हम तो शाकाहारी हैं, हम तो मांसाहार में विश्वास नहीं करते हैं, तो हमें अपने भोजन की लाइफ स्टाइल को ही बदलना पड़ेगा, हमारी जीवन शैली को ही बदलना पड़ेगा। हमारा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ एंड ए गुड माइंड एग्जिस्ट इन ए गुड बॉडी। तो हमें हमारी अब योग की पद्धति है। आज देखिए कि कोरोना किसको इफेक्ट कर रहा है? जिसका इम्यून सिस्टम खराब है, जिसका इम्यून सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जिसके अंदर जो है वो सीआरबी और आरबीसी और जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स और जो है रेड ब्लड सेल्स की कमी आई है। प्रकृति थी ये पहले दे के भेजती थी, हमने उसका विनाश कर दिया, हमने अपनी प्राण शक्ति का विनाश किया। तो ये सब चीजें हमारे पास तो साधन है, हमारे पास योग ऐसा साधन है जो कि प्ले ग्रुप लगा करके, और हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, पोस्ट डॉक्टरल तक का इसके अंदर पूरा सिलेबस है, वो अपनाइए ना। एक ही ऐसा विषय है योग कि हम अगर सीख लें तो हमारी जो है सब, हमारी अर्थव्यवस्था भी पटरी पे आ जाएगी, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, पब्लिक रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे, हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ में रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे, हम शांतिपूर्ण सहवास करेंगे और लिव एंड लेट की बात करेंगे। तो कुल मिला के मैं समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूं, मैंने कारण और निवारण के ऊपर विशेष फोकस किया है। आने का कारण असंतुलन है और निवारण संतुलन में है। ये प्राकृतिक नियम है कि जब तक आप संतुलित नहीं रहोगे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, वैश्विक जीवन में, तो ये तकलीफें आनी है, ऐसी महामारियां आनी है और आगे आएगी। और आप देखिए कि कितना ही कोरोना आए और जिसका लाइफ स्टाइल सही है, जिसका इम्यून सिस्टम सही है और चाहे 80 साल का बुजुर्ग है और उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो उसका भी कोरोना कोई प्रभाव नहीं कर सका। और एक 10-20 साल का बच्चा भी इम्यून सिस्टम कमजोर है, उसको पॉजिटिव आ गया। तो कहने का अर्थ यह है, हम अपनी सोच को बदलें। ये कोरोना ने हमारी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में बदलने के लिए आया है, और हम इस कदर नेगेटिव हो गए हैं और हमने इतना वैचारिक प्रदूषण इस माँ के खुली हवा के अंदर फैला दिया है। जिस प्रदूषण की हम अब बात कर रहे हैं वो प्रदूषण तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वैचारिक प्रदूषण कितनी मार करता है कि व्यक्ति कहीं भी जाके कोई बात सोचता है तो भली बात दिमाग में आती ही नहीं है, बुरे विचार आते हैं, मर्डर के आते हैं, सुसाइड के आते हैं, इनटॉलरेंस के आते हैं, इन सेक्रीफाइस के आते हैं, क्योंकि बाहर मिल ही नहीं रहा है, खुराक ही नहीं है पर्यावरण में। पर्यावरण के अंदर नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो गई है, तो हमें पर्यावरण के अंदर पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी कब करेंगे? कि जब हमारी भीतर की सोच बदलेगी और हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है, हम एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं। इस कोरोना की बीमारी हमें सिखाती है कि आप आध्यात्मिक भी बनो और वैज्ञानिक भी बनो, और विज्ञान के जितने बड़े बड़े साधन है, वर्क टू होम, इतना इतना कंप्यूटर में व्यवस्था है, आप घर बैठे बैठे करोड़ों रुपयों की अपनी इनकम कर सकते हो, बाल बच्चों को समझा सकते हो। हालांकि हमारे गांवों में यह व्यवस्था नहीं है, हमारे बहुत से भाई वंचित है, उन सब का ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए हमें कोई हमारी अकेली पढ़े लिखे
लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समूची 130 करोड़ जनता की बात कर रहा हूं। लेकिन हमें राष्ट्रीयता का, जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उन्होंने मैकाले की नीति को हटा करके हमारे गुरुकुल को प्रवेश कराया, राष्ट्रीय चरित्र की बात की, रोजगार की बात की। और रोजगार में कौन सा? कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हर व्यक्ति पढ़ करके इस और ज्यादा आकृष्ट हो, वो अपने घर में रहे, अपने जो है वो गांव में रहे, अपने परिवार के साथ रहे। और देखिए वृद्धावस्था की क्या हाल है हिंदुस्तान के अंदर। वृद्धाश्रम हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। माँ बाप तो इस संसार के भगवान है, वो अम्ब्रेला है। तो कोरोना ये कह रहा है, इसने सिखा दिया है घर में सबको साथ रह करके कि माँ बाप इस संसार के भगवान हैं, उनको पास में रखो और उनको किसी कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं। जो शिव और पार्वती आशीर्वाद, मैं उस कहावत में नहीं जाना चाहता हूं, गणेश जी को मिला वैसा आशीर्वाद तुम इनसे प्राप्त करो, भगवान का आशीर्वाद। ये मूल्य है। मैं कौन कौन से मूल्यों की बात करूं, एक एक मूल्य की बात करूं तो घंटों घंटों लग जाएंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति इतनी गहन, इतनी आध्यात्मिक, इतनी उच्च और इतनी मेलजोल वाली संस्कृति है, तभी तो भारत धर्म गुरु देश है और आज भी बन गया है। तो भाइयों और बहनों, हम जो इस कोरोना से सीखे, ये कोरोना हमें सिखाने आया है। हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था दोस्तों ही हम मानते हैं, पर हम फिर खड़ी कर देंगे। देखिए जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अंदर पूरा एंड होकर के फिर से खड़ा हो गया, हम भी खड़े हो जाएंगे। और हमें बहुत साहस है, लेकिन हमारे विजन को क्लियर करना पड़ेगा, हमारे दृष्टिकोण को सही करना पड़ेगा। हमारे गिरते जो हमारे मानवीय मूल्य है, राष्ट्रीय मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, हमारी तृष्णा है, हमारे जो नेगेटिव थिंकिंग है, हमारा एक के साथ दुराव है, और न्यूक्लियर फैमिली, और कितना भाई भाई के प्रति कितना द्वेष है, इन चीजों को हमें समाप्त करना पड़ेगा। तो संयोजक महोदय मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मैं अपनी निष्कर्ष की भाषा में बात करना चाहता हूं कि कारण और निवारण, कारण के बिना कार्य नहीं हुआ है। हम इस रूप में लें, हम पॉजिटिव, हम विधायक सोच वाले हैं, हम इसको रूप में लें। ये हमको शिक्षा देने के लिए आया है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को फिर मजबूत करेंगे, और पर्यावरण तो मजबूत हुआ ही है, उसका भी संरक्षण करेंगे। तो निष्कर्ष की भाषा में है, हम नए तरीके से जीवन जीना सीखें, वर्क एट होम, विज्ञान का ज्यादा से ज्यादा उपयोग लेना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हमारे ये 5 घटक प्रदूषित ना हो। तो इन सारी बातों को हम धारण करें, जीवन में उतारें, और जीवन में संतुलन लाएं, डिसिप्लिन लाएं, तो हमारी अर्थव्यवस्था नहीं, सारी जितनी व्यवस्था है सब ठीक हो जाएगी। आप सबके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि कोरोना का जो संकट हमारे पे आया है वो किसी भाई के पास हाथ न आवे, लेकिन ये सबक देने आया है। इस दुख की घड़ी में से आप सुख निकालना सिखाइए, कि हमको कुछ ये विपत्ति आती है वो सिखाने के लिए आती है। तो हम नई सीख लें और अपने जीवन का नया निर्माण करें। आपके प्रति मंगल भाव।